हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस माय चैनल। आज धमाकेदार और पूरे जोश के साथ मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं एक बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो। और जो भी पंजाब बोर्ड से क्लास 10th बोर्ड में हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ गिफ्ट लेके आ चुका हूं। और सीबीएसई बोर्ड वालों को भी बेस्ट ऑफ गिफ्ट है, और अनदर जितने भी बोर्ड हैं जिसके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, पंजाब बोर्ड के बार बार एग्जामों में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का मैं रिपीट आपको कराने वाला हूं, रिवीजन कराने वाला हूं। आप अगर इतना भी रेडी करके चले जाते हो तो मेरा वादा है कि आप इतना बेस्ट स्कोर करोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, और प्लीज जितने हो सके जितने भी पंजाब बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं उन सबको शेयर करो। और चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के। सबसे पहले हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। आइए देखते हैं कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें से हिंदी वाले भी ध्यान देंगे कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखे, यानी कि उनको बैलेंस करना है। क्या क्या बैलेंस कर सकते हैं देखिए ध्यान से। तो इसमें आपको 3 चीज दिया है। क्या? एक दिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और हाइड्रोजन क्लोरीन बनता है, उसको आपको केमिकल फॉर्मूला लिख के उसको बैलेंस करना है। बेरिलियम क्लोराइड और है एक एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, वो बनता क्या है? वो बनता आपका बेरियम सल्फेट और आपका जो है एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों मिला के बनाना है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद एक है सोडियम प्लस जो वाटर है उसको मिला के मिलता है, क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस मिलता है आपको हाइड्रोजन। इन सबको आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं ध्यान से। तो पहले लिखेंगे हम लोग H2 प्लस Cl2 बनेगा, दोनों मिलकर क्या? 2HCl। ठीक है, दूसरा जो है वो बनेगा 3BaCl2 प्लस Al2SO4, और ब्रैकेट बन जाएगा 3 रहेगा। उन दोनों को मिलकर क्या बनेगा? 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। ओके, 2 बन गया। और तीसरा जो दिया था आपका उसको भी देखिए ध्यान से, 2Na प्लस 2H2O, दोनों मिलकर बनेगा 2NaOH प्लस H2 बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके बैलेंस करना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बस ध्यान से देखना है कि दोनों तरफ जो है आपके सेम जो है आयंस आपको मौजूद होने चाहिए। और सिंपल सी बात है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो बैलेंस करना बहुत ईजी हो जाता है, आप आराम से ईजी कर लोगे। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए, हम बार बार देखते हैं कि कई बार जो है आपके जो है सवाल आते रहते हैं, और यही रिपीटेड सवाल जो है ना बार बार आपके पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2023 में आया था ये क्वेश्चन। Why are decompositions reaction called opposite on of combination reaction? Write equation for this reaction. अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो क्या लिखते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखें। ठीक है, क्या करना है? वियोजन और संयोजन के अभिक्रियाओं के विपरीत क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको एक समीकरण भी लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है। तो सिंपल सी बात कर रहा है क्या कि ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द ब्रेक इनटू द टू और मोर सब्सटेंस विल it is just the reverse of the combination reaction in which 2 or more reactants in combined of the produced of the single product, and therefore the decomposition reaction is called the opposite of the combination reaction. सिंपल, संयोजक अभिक्रिया में एक एकल पदार्थ यानी कि यौगिक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ प्राप्त करता है। जब हमारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जब एक पदार्थ में से दो चीजें हमें प्राप्त होती है ना, एक को जब टूटता है तो उसमें से 2 प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। दूसरी और संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ होते हैं। अब हाँ,
अब ये इसमें देखो, ये तो हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक एक आपके जो इक्वेशन बनाते हैं उसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक मिलते हैं और जब एक में से दो निकलता है तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए वियोजन अभिक्रिया को हम किस तरह लिख सकते हैं भाई? कोई एक मात्र ओनली एक एग्जाम्पल आपको लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख दीजिए 2 नंबर के। जैसे इसमें आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लिखना है तो एक एग्जाम्पल लिख दीजिए यहाँ पर, क्या? CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, और इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा इसमें से हम लोग? CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एक इसको लिख देंगे। ठीक है, दूसरा हम एग्जांपल लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक एग्जांपल 2Mg प्लस O2 और क्या मिलेगा बनकर? 2MgO बन जाएगा आपका, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो आराम से इसमें से 2-2 करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि एक और आपका यह है जो कि 2019 में आया था। 2019 में आया था ये चीज़। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। वाई इज रिस्पिरेशन कॉन्साइड्स अस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन करना है। इसका भी आंसर सेम होगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है कि वाई इज ए रिस्पिरेशन कॉल्ड अस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स इन our body which is produced from the carbohydrate by digestion process. During the respiration of glucose react with the oxygen to get up oxides. This reaction occurs due to the enzyme. During the reaction heat the energy is produced by the, therefore the respiration in the exothermic reactions. और exothermic reactions का जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस C6O2 और मिल के क्या बनेगा? C6CO2 प्लस 6H2O, और बदले में उसके साथ मिलेगा हमको हीट एनर्जी। अगर हम इसको हिंदी में समझते हैं तो क्या समझ सकते हैं कि श्वसन को विषमाक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन अभिक्रिया को विषमाक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। जब भी हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय जो पाचन क्रिया होती है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो होते हैं छोटे छोटे पदार्थ जो होते हैं टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। हम सभी जानते हैं कि चावल, आलू, ब्रेड में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेटों के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब ये छोटे छोटे टुकड़े में एकदम पीस जाते हैं ना, तो इनमें से हमें क्या बनता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में क्या करता है? मौजूदा ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्राप्त कराता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है? एनर्जी को प्रदान करना। हमें एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यह क्रिया एंजाइम की उपस्थिति के कारण होता है। ये क्रिया क्यों होता है? जब उसमें एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है, अर्थात श्वसन क्रिया में ऊष्मा ऊर्जा पैदा होती है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें एक ऊष्मा ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि हम लोग श्वसन क्रिया को क्या बोलते हैं भैया? तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका भी जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बार बार ये जो है आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और आगे भी आने के चांसेस हैं इसके, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, वाई डू वी अप्लाइड पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आप जानते हो कि जो पेंट होते हैं वो, ठीक है, वो किस जो लोहे की वस्तु होती है हम उस पर पेंट क्यों करते हैं? ये चीज़ें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? ये पूछ रहा है कि जो लोहे की वस्तु होती है उस पर हम लोग पेंट क्यों करते हैं। हिंदी में जरा ध्यान देना, नीचे वहाँ पर डेट नहीं लिखा, लेकिन ये याद रखना ये जो क्वेश्चन है वो आया था 2023 में। ठीक है, हाँ, एलसीडी में। तो देखते हैं इसका आंसर। आयरन इज रिएक्टिव विद द मेटल विच इज रिएक्टिव विद दिस ऑक्सीजन एयर, द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ दिस वाटर इन ड्रॉपलेट्स अप to the deposit side of the down the layer of this iron oxide, due to which iron is a decaset of this and the corrosion of reaction with the called the rustings.
रस्टिंग मतलब जंग लग जाना, ठीक है। आप अक्सर देखते हैं क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है कि क्या देखते हैं कि लोहे की वस्तु जो होती है उस पर हम पेंट क्यों करते हैं कि पेंट करने से लोहे की के पदार्थ का ऊपरी भाग जो छुप जाता है, वह वस्तु के साथ पीछे संपर्क में वायु के संपर्क में जब आता है तो क्या होता है, उसके अंदर जंग लग जाता है। तो उस जब आप देखते हो कि कोई आयरन होता है जो बाहर मौजूद होता है, तो उस पर पानी पड़ता है जब बारिश होती है, और ऑक्सीजन के चपेट में आने के बाद उस पर जंग लग जाता है। उसको बचाने के लिए हम उस पर से पेंट रख देते हैं, पेंट कर देते हैं उसके ऊपर, या ग्रीसिंग वगैरह कर देते हैं हम लोग, ठीक है। बेटा देखिए, हम थोड़ा वीडियो ज़रा थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मेरी बात याद रखना कि आपको लिए ये वीडियो जो है वरदान से कम नहीं होगी, वरदान से साबित कम नहीं होगी, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है। आगे देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद द एग्जाम्पल इच। देखिए, कुछ एक्सप्लेन करना है आपको, कारण निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। जो चीज़ें आपको दी है, जैसे कोरेजन दिया है और रेंसिटी दिया है, जो दोनों को आपको बताना है उसके बारे में, ठीक है। जैसे उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संरक्षण और विकृत गंधिता बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, आइए चल देखते हैं हम सबसे पहले कि कोरेजन क्या होता है। तो कोरेजन कह रहा है कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं। आप लोहे की कोई वस्तु क्या होती है, वो चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लाती मुयुक्त भूरे रंग के परत चढ़ जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि उस पर आप देखते हो कि मोटा सा एक परत चढ़ जाता है भूरे रंग का। आमतौर पर इस क्रिया को हम लोहे पर जंग लगाना कहते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं कि लोहे पे क्या लग गया है, जंग लग गया है, ठीक है। कुछ अन्य धातुओं में जैसे ऐसे ही परिवर्तन होता है। बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जिसपे आप देखते हो कि चांदी पे जो है हरे रंग का परत चढ़ जाता है। ऐसी कई सारी जो चीज़ हैं उस पर कुछ चांदी पे तो सॉरी ब्लैक रंग का परत चढ़ जाता है ऑटोमेटिक, आप देखते हो, ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आते हैं, जब भी देखते हैं कि कोई धातु जो होती है आसपास के जो अम्ल होते हैं, एसिडिक होते हैं, उसके संपर्क में आते हैं। जैसे जानते हो आपकी बारिश के पानी में क्या होता है, एसिड होता है, तो उसके संपर्क में आते हैं, तब यह संरक्षित होती है, और इस अभिक्रिया को संरक्षण कहते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम संरक्षण बोलते हैं। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संरक्षण के उदाहरण है। इसको हम बोलते हैं कोरेजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोरेजन, यानी कि हिंदी में बोलते हैं संरक्षण, ठीक है, याद रखिएगा। संरक्षण के कारण कार के ढांचे, पुल, जहाज आदि धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं। आप अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। मूर्छे के कारण बहुत सारी वस्तु जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं। अब बात करेंगे रेजिडिटी के बारे में, तो क्या होती है, यानी कि वित गंधिता क्या होती है। वास्तविक अथवा तैलीय या खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रहता है, यानी जो तैला हुआ चीज होता है ना, जो हम लोग पकौड़ी समोसा जो होता है तैला हुआ चीज, वो जो होता है वो लंबे समय तक रखा जाता है, तब उसका स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कि जो है हमारे गांव में क्या बोलते हैं, बासी हो जाता है, वो महकने लगता है, ठीक है। उपचित होने पर तेल और वसा विकृत गंधित हो जाती है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं, और उनके जो स्वाद होते हैं और उसकी महक होती है बिल्कुल बदल जाती है। आमतौर पर तैली अथवा वाष्पयुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकरण मिले जाते हैं। वायुरोधिक बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचय की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स जो है उपचय ना हो सके और उन्हें देर तक संरक्षित रखा जा सके। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मटेरियल मिलते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, उन सभी पैकेट फूले हुए पैकेट होते हैं, वो फूले होते हैं। तो आप उसने कभी सोचा है क्या कि उसके अंदर क्या हो चीज होती है? तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर होती है बेटा, उसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, वो जैसे कि वो जो तला हुआ चीज होता है, वो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन की चपेट में ना आए, इसलिए उसके अंदर जो है हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, और इसलिए भरते हैं ताकि क्या हो जाए, वो खराब ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखो बेटा, एक बात याद रखना, मेरी बात ध्यान से, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कई बार आपने देखा होगा अक्सर कि जो है ये जो क्वेश्चन है आपके बार बार एग्जामों में आए हुए हैं, और आपको बिल्कुल अब इधर उधर नहीं जाना है, बिल्कुल जितना भी हो सके आपको क्या करना है कि
आपको टोटली जो है आपको क्वेश्चन इसको पढ़ लेने हैं, बस उसके बाद ये पढ़ के आप चले जाओगे तो आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब इसमें से जो है आप एक और क्वेश्चन देख लो। ठीक है, 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया है आपका, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशंस in of the reaction between the solution of the chemical in the test tube. So the figure what change color of nickels take place. ठीक है, तो आइए देखते हैं कह रहा है क्या, कह रहा है कि दिए गए चित्र में दर्शाई प्रणाली में हो रही रासायनिक क्रिया को समीकरण के रूप में लिखे। घोल विनय के रूप में किस प्रकार परिवर्तन होता है, लोहे की किलो के रंग में क्या परिवर्तन होता है। देखो बेटा, ये 2019 में जो है ये पीएसपी के पेपर में आया है, पंजाब बोर्ड के पेपर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है, इसको अब एक आसान सा एक रासायनिक लिखना है। ठीक है, रासायनिक लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसका लिखना है, आप देख लो इसको, पहले ध्यान से देख लो जो फिगर दिया है। CuSO4 प्लस Fe यानी कापर में लोहा जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आयरन बनेगा, FeSO4, और एक और बन जाएगा क्या, Cu यानी कि कापर बन जाएगा। ठीक है, जब लोहे की किलो को कापर सल्फर के घोल में, जब लोहे की जो किलो दी है ना उसको जब कापर के घोल में डुबोगे तो नीले रंग का घोल धीरे धीरे फीका हो जाता है, और कैसा बन जाएगा, धीरे धीरे नीला बन जाएगा तथा किलो का रंग भूरा हो जाएगा। जो कीले होते हैं ना वो कैसी हो जाएंगी, भूरी रंग के हो जाती हैं, यही अभिक्रिया कहती है। ठीक है, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो मैंने ऊपर लिखा है, आप देख सकते हो, when the iron nails are not dependent on the copper the sulfate of solution, the blue color of copper and sulfate of solution slowly fades away and the color of nails have become the brown। जो निकल होती है उसका कलर कैसे ब्राउन हो जाती है, बट जैसे ही हम नकल को डालते हैं उसके अंदर कॉपर सल्फेट में, तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो कैसा होता है, वो ब्लू होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके नीचे ही आप देखिए एक और क्वेश्चन है। ठीक है, उसका नाम है कि डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड गिव इट्स एग्जांपल। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। सिंपल सी बात है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको समझ लेते हैं ध्यान से। जब कोई एक तत्व दूसरी तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि in this reaction a more reactive element displace less reactive element। जो more reactive element होता है वो less reactive element को जब अलग कर देता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, यानी उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो ये हिंदी वाला लिखना है, ये थोड़ा सा कुछ ईजी लग रहा है मेरे को। ठीक है, बाकी तो सेम ही लग रहा है मुझे, लेकिन आप लिख लेना। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखना इसमें से, Zn प्लस CuSO4 मिलके क्या बनेगा, ZnSO4, और प्लस Cu यानी कि जिंक और कापर सल्फेट मिलके जिंक सल्फेट प्लस कापर बनाते हैं। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ पर जो है एक लेसन पूरी तरह से समाप्त हो गया बेटा। एक लेसन यानी पहले लेसन जितने भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आए थे क्वेश्चन, मैंने सारे आपको रिपीट करा दिए, रिवीजन करा दिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज। अब हम देखेंगे लेसन 2 में। लेसन 2 में जो है केमिस्ट्री के लेसन 2 में हम इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, वाई शुड कॉल्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। ठीक है, 2017 में, 2019 में, 2022 में इस तीनों सेशन में जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पंजाब बोर्ड में। तो देखिए कह रहा है कि हम यदि पीतल तथा तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो दही एवं खट्टे पदार्थ में मौजूद पीतल अम्ल पीतल तथा तांबे के साथ क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो डेफिनेटली क्या कर रहा है कि तांबा और पीतल जो होते हैं उनमें अगर हम खट्टे पदार्थ रखते हैं तो वो दोनों को साथ मिलके रिएक्शन करके और एक क्या बन जाते हैं, वो
वो हार्मफुल बन जाते हैं हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। वो हानिकारक इसमें से विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, जो हम खाएंगे तो उसको हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी। इसलिए दही जैसे खट्टे पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। सिंपल सी बात है। इन द श्योर सब्सटेंस आर कीप इन द ब्रास एंड कॉपर एंड until then the acids present in curd and sure substance will react with brass and copper to form this toxic compound which is the harmful in our body। क्या करता है वो? टॉक्सिक कंपाउंड करता है, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है, ठीक है। therefore substance and curd could be not keep in brass and copper the vessels। इसलिए हम लोग किसी भी खट्टे चीज़ों को हम लोग आपके ब्रास और कॉपर के बर्तन में नहीं रखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताते आ रहा हूँ शुरू से ही, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं और आगे बात करते हैं कि जो है 7वां क्वेश्चन इसमें दिया है, एक क्वेश्चन इसमें दिया है जो इसने क्या बताया, इसने ये बताया है कि जो है अश्वीय जल विद्युत चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल मतलब होता है कि जो जल गंदा होता है, अशुद्ध जल विद्युत चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसमें क्या बोला है कि वाई डज दिस डिसॉल्व्ड वाटर एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर इन डज। वाई डज द dissolved of water in conduct of the electricity will rain water does। कह रहा है कि क्यों, बताइए, जो गंदे पानी होते हैं, जो हम लोग पानी पीते हैं और वो गंदा रहता है, तो वो पानी हम लोग विद्युत चालक के लिए उपयोग कर सकते हैं, बट जो वो पानी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, बट नहीं कर सकते हैं, बट वर्षा का पानी हम लोग विद्युत के लिए हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो बताइए कि क्यों ऐसा होता है। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या कर रहा है कि वर्षा जल में CO2 और SO2 जैसी गैसें घुली होती हैं, जो कि कार्बनिक अम्ल H2CO3, सल्फ्यूरिक अम्ल और H2SO3 आदि बनाती हैं, ठीक है। इनका आयनों में विच्छेदन होता है, ये आयन अपना टूट जाती हैं, इसलिए वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। आश्विक जल में घुलनशील लवण जैसे गैस नहीं होती है, इसलिए इसका आयनीकरण नहीं हो पाता है, इसे हम विद्युत का चालक नहीं हो पाता है। सिंपल सी बात, जो वर्षा का जल होती है उसमें एसिडिक रेन पाई जाती है। इन द गैस लाइक द CO2 and SO4 आर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर आर द डिजॉल्विंग इन द रेन water from the carbonic acid H2SCO3, sulfuric acids H2SO3, they are the dissolved onto the H plus, which is conductor of electricity. That why rain is conductor of electricity in one another. On the another hand, the result of water does not contain the soluble salt or gas, so it is does not of ionic to the conductor of electricity। सिंपल सी बात है कि जो रेन होती है उसके अंदर जो होता है आपका बहुत सारी चीज़ एसिडिक पाई जाती है, फिर उसके बाद आपको जो CO2 है, SO2 भी पाई जाती है, इसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाता है। बट बाकी जो गंदे वाटर होते हैं उसके अंदर वो चीज़ नहीं पाई जाती, अम्ल नहीं पाया जाता है, एसिड नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे हम बिजली बनाने के में यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, तो अगर प्लीज़ अगर मेरी बातें समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें प्लीज़, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का है। व्हाट इज दस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और उसके 2 एग्जांपल लिखने हैं। व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद द बेस, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद अ बेस, साल्ट एंड वाटर आर फॉर्मेड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड जो होता है वो बेस के साथ या साल्ट के साथ रिएक्शन करता है वाटर मिलाकर उसमें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि NaOH प्लस CHCl
ठीक है। क्या बनते हैं उसमें, क्या बनते हैं NaCl+H2O, एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर बेस और एसिड, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है। और क्या बन रहा है यहाँ पर, साल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बेस बन रहा है KOH+HNO3। ये एसिड और बेस आपस में मिले तो क्या बना, साल्ट बना और वाटर बना, KNO3+H2O, वाटर बना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का था, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर हिंदी मीडियम पूछता है कि सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अम्ल तथा क्षारक कुछ एक धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षारक यानी कि एसिड और बेस जो है धातुओं के साथ मिलके क्या करते हैं लोग, वो लोग क्रिया करके हाइड्रोजन जो होती है हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है अम्ल तथा क्षारक पानी में घुलकर हाइड्रोनियम यानी H3O+ आयन बनाते हैं। ये विलयन की प्रतिक्रिया समक्षेपी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा उसको भी, ठीक है। विरंजक चूर्ण की तैयारी के लिए समीकरण लिखें और उनके लाभ भी लिखें। अब विरंजक जो होती है चूर्ण क्या होती है, देखिए विरंजक चूर्ण का जो है उसका लाभ भी लिखना है और हम उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको एक फॉर्मूला भी बताना है। रासायनिक समीकरण लिखना होगा तो लिख देंगे हम लोग NaCaOH2+Cl2 बनेगा CaOCl2+H2O, ठीक है। विरंजन चूर्ण का लाभ क्या है, पेयजल को रोगाणुरहित करने में, यानी कि जो पानी जो होता है ना, पानी जो हम लोग पीते हैं उसको साफ करने में, उसको रोग मुक्त करने में इसका प्रयोग करते हैं। बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में, जो ऊन होती है ना, आपने देखा होगा शाइनिंग ऊन होती है, एकदम लंबी लंबी पतली पतली होती है ऊन को बनाने में, सीधा करने में इसका काम आता है, किसका, विरंजन चूर्ण का, ठीक है। ओके, मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं अपने अगले सवाल पर, ठीक है। यहाँ पर एक हिंदी मीडियम में दिया है कि जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और लाभ लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम जानते हैं, जो जो प्लास्टर वगैरह होती हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। जो आपका पैर टूट जाता है तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखते हैं और इसका एक लाभ आते हैं। अब ऐसे तो लाभ अब जाने गए हैं कि क्या होता है जब प्लास्टर वगैरह होती है, हाथ वो टूट जाता है, उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फार्मूला होगा CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का लाभ क्या है, इसे सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन आदि बनाने में उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, समाजवाटी सामान, मूर्तियाँ आदि इसमें बनाने में भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे मूर्ति वगैरह होती है, उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। अस्पतालों में अस्तित्व विभाजन और दंत विभाजन के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर जो है, जो हाथ वो टूटे थे उसके अंदर भी प्रयोग होता है। यह यह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है और टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने के सांचे से बनाए जाते हैं, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा जो टूटी हुई हड्डियाँ होती है, जो प्लास्टर होता है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। और जो नकली दांत लगते हैं उसके अंदर भी, सांचे में भी जो नकली दांत लगाते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। इतना भी लिख दो, कोई जरूरी नहीं है, इसमें बताया नहीं है कि आपको कितना सारा लिखना है। आप एक भी लिख दोगे, दो भी लिख दोगे, एग्जाम्पल चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब एक और इसमें सवाल पूछ रहा है जो कि 2017 में आया है। क्या बोला है, दंत क्षारक क्या होता है और यह कैसे होता है। दंत क्षारक क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है, सिंपल सी बात पूछा है। तो बताएंगे, दंत क्षारक खाना खाने के पश्चात मुंह में शर्करा की अधिकता होने पर जीवाणुओं द्वारा भोजन के कण अम्लों में बदल दिए जाते हैं, जिससे पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, जो दंत क्षारक का कारण बन जाता है, ठीक है।
ये दंत क्षारक की एग्जाम्पल हो गई। इसी के साथ एक और दिया है क्वेश्चन, यहाँ देख लेंगे। धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखे, इसके दो लाभ लाभ उपयोग लिखिए। ठीक है, धावन सोडा सोडा के लिखना है। ठीक है, देखिएगा धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा के लाभ क्या क्या है, इसका उसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए एक इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के दोनों है, पूरा कंप्लीटली मैंने दिया है, टेंशन मत लीजिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी पड़ेगी, लेकिन आप प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। राइट टू यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के दो यूज होते हैं, 2023 में क्वेश्चन आया था। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, पहला यूज करते हैं हम लोग इसको, इट इज यूज ऑफ सोडा एसिडिक फायर एक्सटिंग्विशर्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा है इट इज द यूज ऑफ मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में भी हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने घर में बेकिंग सोडा कैसा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। व्हाट इज द डेंटल कैरिस, हाउ डज इट हैपेंस। ठीक है, डेंटल कैरिस क्या होती है और उससे क्या होता है, देखिए। डेंटल कैरिस, आफ्टर द ईटिंग फूड द particles of the food are the left in the mouth which the get covered in the acid by the acidic of bacteria. This is reduced of remove the pH less than 5.5 which the increase of change of the tooth density. ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, दांत जो है खाना खाने के पश्चात जो होता है, खाना खाने के पश्चात मुंह में शर्करा की अधिकता होने पर जीवाणु द्वारा भोजन के जो अम्ल होते हैं वो उनका पीएच मान जो होता है वो 5.5 हो जाता है। वो हिंदी मीडियम वाला सेम है। ठीक है, उसमें से भी आप लिख सकते हो। आगे बोला, राइट द केमिकल नेम ऑफ फार्मूला इन वाशिंग सोडा, आल्सो राइट इट्स 2 यूजेस। ठीक है, केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम क्या है वाशिंग सोडा का, एक इक्वेशन भी आपको लिखना है। द केमिकल नेम ऑफ वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और केमिकल फार्मूला क्या होता है उसका, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, यूज़ क्या है इसका, यूज़ जो है, यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या करते हैं इसको। इसका उपयोग जो है साबुन और कागज़ बनाने के, जो साबुन होता है, सॉप होता है और पेपर होता है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने में इसकी उपयोगिता साबित होती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। एक और इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, वाई इज यूज फॉर आयोडीन साल्ट एडवाइज्ड। कह रहा है कि जो आयोडीन साल्ट होता है उसे डॉक्टर क्यों एडवाइज करता है लोगों को। तो गोइटर इज द कॉज ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इज फूड टू द अवॉइड ऑफ डिजीज यूज फॉर द आयोडीन साल्ट ऑफ आयोडीनाइज इन द फूड्स। दो जो गोइटर नाम की एक रोग होती है, जो हम घेंगा रोग बोलते हैं, वो जो रोग हो जाता है तो लोग उसको दूर करने के लिए, आपको घेंगा रोग ना हो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप जो है आयोडीन युक्त जो नमक है उसका उपयोग करें, जिससे आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर अगर वेरी शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन कुछ दे सकते हैं आपको, 2017 में आया है। नेम द एसिड प्रेजेंट इन द टर्मिनल ऑफ द सिटिंग ऑफ एंट। तो एसिड प्रेजेंट इन टर्मिनेट ऑफ टर्मिनिक एसिड, और एक होगा एसिड प्रेजेंट इन द सिटिंग ऑन एंड मैथोनिक एसिड, दो हो गया। ठीक है, व्हाट आर द सिमिलरेशन बिटवीन ऑल एसिड एंड बेसिस, क्या ऐसे होता है बताइए। तो देखिए, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द सम मेटल टू फ्रॉम हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा लिख देंगे हम लोग, एसिड एंड बेस dissolve in water from the hydroliums S2O OH ions. These are the solution are exothermics. और एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, write the chemical equation for preparations of bleaching powder and give its use। ब्लीचिंग पाउडर का एक आपको लिख देना है केमिकल इक्वेशंस।
CaOH2 प्लस Cl2 CaOHOCl प्लस H2O। यूज जो है, इसका यूज मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, आइए कुछ हिंदी मीडियम के कुछ क्वेश्चन बचे हैं इस लेसन के, उसको भी देख लेते हैं। अम्ल क्या होता है? अम्ल के 4 गुणों की व्याख्या उदाहरण देकर करो। अम्ल यानी कि एसिड क्या होता है? ठीक है, एसिड के 4 जो है गुणों के व्याख्या करना आपको। ठीक है, व्हाट इज एसिड एंड 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है एसिड्स के। ठीक है, अम्ल ऐसे यौगिक जिसमें एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, वह जल में घुलकर अवशेषित हाइड्रोजन यानी H3O प्लस बनाते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, याद रखिएगा। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? आप सबको पता है, खट्टा होता है। अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं? धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है अम्ल? अम्ल क्रियाशील धातुएं जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, लोहा के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। कैसे करती है सर? जैसे देखिए, इसके कुछ फॉर्मूले लिख लीजिएगा, उतना काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए। जैसे कि जेड एन प्लस H2SO4 बनेगा ZnSO4, और Mg प्लस 2HCl। ठीक है, MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, धात्विक कार्बोनेट तथा अधात्विक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, सारे अभिक्रिया इसके लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको एक एक एग्जाम्पल ले जाना तो वही काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, इसमें लिखते हैं अम्ल धात्विक कार्बोनेट तथा धात्विक कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। Na2CO3 प्लस H2SO4 बनाता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, अब क्षारक के साथ अभिक्रिया, अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके उदासीनीकरण प्रक्रिया दर्शाते हैं तथा लवण और जल पैदा करते हैं। HCl प्लस NaOH क्या बनाता है? NaCl प्लस H2O। ठीक है, धात्विक सल्फाइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कैसे करता है? अम्ल विद्युत धातु सल्फाइड तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके H2S गैस पैदा करता है। FeS प्लस H2SO4 FeSO4 प्लस H2S बनाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लंबा क्वेश्चन था, ये 5 नंबर में आपके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके दोनों लेसन समाप्त हो गए। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, जो लेसन 3 है केमिकल, आपकी जो केमिस्ट्री है उसका। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज सोडियम कीप्ड इमर्जेड इन केरोसिन ऑयल? अगर इसको एक और तरीके से पूछ सकता है, वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम कीप्ड इमर्जेड इन केरोसिन ऑयल? ठीक है, क्या इसका मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, या पूछ सकता है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, कह रहा है कि सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोडियम एक अत्यंत सक्रिय धातु है। सक्रिय का मतलब क्या होता है? सक्रिय का मतलब होता है बहुत जल्दी जो रिएक्ट कर दे। ठीक है, वो होती है सक्रिय धातु है, जो वायु में रखने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तथा पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील का मतलब क्या होता है? जो बहुत जल्दी जल जाती है ऐसी गैस है। ठीक है, जिससे यह आग पकड़ लेती है। इसलिए उस आग ना पकड़े, उससे बचाने के लिए सोडियम का वायु से संपर्क हटाने के लिए इसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं।
यानी कि जब हवा के संपर्क में ना आए, इसलिए हम लोग इसको केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल विच इज द रिएक्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड प्रेजेंट इन एयर to from sodium oxide. It the react with the water from the sodium hydroxide, and the hydrogen gas is the liberated. The hydrogen gas is highly inflammable and it the catching fire instantly. That is why the sodium is the kept in kerosene, immersed in kerosene oil to prevent its connected with air. कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि आपको ये बातें मेरी जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉन एंड डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए इसको इस तरह से पूछ सकता है, सोडियम शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा इसमें दिया है, इसमें 3 टाइप के दिए हैं। ठीक है, तीसरा दिया है व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है, क्या बात बोल रहा है कि सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं लिखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन कैसे काम करते हैं पहला में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एंड MgO का निर्माण आपको दिखाना पड़ेगा दर्शाकर। ठीक है, इन यौगिकों में से कौन सा आयन उपस्थित है ये आपको बताना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, सोडियम के आप देख लेना कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के अंदर कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के आप यहाँ पे कुछ इस तरह से जो से स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वैसे ही स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगला देखिए, एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पर और दे दिया है आपका। क्या दिया है क्वेश्चन, ये दिया है कि वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाईली मेल्टिंग पॉइंट, यानी कह रहा है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। ठीक है, यानी जो आपके आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली आप मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा आप हाईली उसका जो सबसे अधिक से अधिक टेम्परेचर पर वो क्यों गलता है ये पूछ रहा है। ठीक है, हाईली मेल्टिंग पॉइंट of ionic compounds have the highly melting point, and because the strong of inter-ionic forces exert them, it is required for the considerable an amount of energy to break the strong forces of attraction between the ions as they have high melting point। यानी क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिक के उच्च गलनांक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बलों को समाप्त करने हैं तो अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। यानी कि इनको हम लोग मेल्ट करने के लिए हम लोग को अधिक से अधिक जो है आपको टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, तभी ये जो होते हैं ये मेल्ट हो पाते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो है आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। उससे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ अगर आ रही होंगी तो मुझे बताइएगा। ठीक है, और इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फूड कैन आर coated with tin and not with zinc because। तो सिंपल सी बात क्या कर रहा है कि देखिए इसमें बताना है आपको कि ऑप्शन वाला ये सवाल है। ठीक है, ऑप्शन वाला सवाल है, एक ऑप्शन वाला सवाल में इसमें डाल देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें जिंक इज कॉस्टलाइन देन टीन, जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टीन, जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन टीन, जिंक इज अ लेस रिएक्टिव देन टीन। तो इसमें जो है जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन टीन, यानी कि सी नंबर आपके ऑप्शन होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको जो है मैं ज़्यादातर आपको MCQ क्वेश्चन नहीं डाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है कि स्टेट टू अवे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो 2 आपको बताने हैं जो रस्टिंग ऑफ आयरन के जो है बचाव के कारण है। तो वैसे तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि जो जंग लग जाते हैं उसको बचाव हम लोग कैसे करते हैं, बट कुछ इस प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे
देखिए ध्यान से, देखेंगे हम लोग कि बाई कोटिंग ऑयल और ग्रीस, ठीक है, हम लोग उसके ऊपर कोटिंग और ऑयल के ग्रीस लगाते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ाते हैं ताकि वो जो लोहा है वो रस्टिंग होने से बच सके। इफ अ लेयर ऑफ ऑयल ग्रीसेस इन द कोटेड ऑन द surface ऑफ iron, there is not a direct intercontact with the iron with the most air, hence the iron will prevent from the rusting mechanism parts are product by the method। दूसरा है आपका by using the paint of the enamel, using the paint rusting of iron the prevent by this paint on the enamel because the cars, scooter, motorcycle, इतना ही बस लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना आपको, ETC यहाँ से लिख देना, ज़्यादा इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस ये बता देना कि जो रस्टिंग होती है, जो जंग लग जाते हैं उसको कैसे बचाते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे, लोहे को जंग लगने से बचाने के 2 तरीके बताने हैं आप, ठीक है। तो वही मैंने जो बताया आपको लिख सकते हैं, तेल या ग्रीस की तरह की तह जमाकर, यानी कि तेल या ग्रीस लगाकर उसके अंदर, ठीक है, या एनेमल से हम उसको बचा सकते हैं। ये दोनों तरीके आप लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। एक्सप्लेन द 4 फिजिकल एंड 4 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। 4 फिजिकल और 4 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के अनुसार, यानी कि फिजिकल और केमिकल दोनों के अनुसार आपको मेटल की प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। तो पहले आप फिजिकल में लिखना, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स क्या क्या हो सकते हैं, मेल्टिंग, लस्टर, प्योर मेटल, देन द फ्रेश कट एंड किनिफ एंड द शाइनिंग ऑफ सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ नाउ इन मेल्टिंग लस्टर, इतना लिख सकते हैं, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हार्डनेस में लिख लिया, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर्स, इतना काफ़ी है, ठीक है। डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट हार्डनेस, इतना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एग्जांपल में कॉपर, आयरन, बस इतना लिख देना, ETC, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेटलबिलिटी में लिख सकते हैं आप, मेटलबिलिटी विच कैन बी द बीटेन टू फ्रॉम तीन स्टील सीट आर कॉल्ड द मेटलबिलिटी, यानी कि जो जब हम पीटते हैं तो पीटने के बाद क्या होता है, आसानी से क्या हो जाती है, वो चौड़ी हो जाती है, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिकल्टी में हम लिख सकते हैं कि मेटल्स विच कैन बी द ड्राव इनटू द तीन वायर आर कॉल्ड द डिकल्टी, यानी कि यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक काफ़ी है कि हम उसको इतना पतला कर सकते हैं कि मतलब पीट के हम उसको बहुत ही पतला कर सकते हैं, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी में क्या लिख सकते हैं कि मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, जो मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। सिल्वर, ETC लिख सकते हैं, सिल्वर जो होता है बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर माना जाता है और वो हीट भी हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है विद्युत के लिए मेटल जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट लिख देना आप किस में, आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में, और 4 पॉइंट लिख देना आप केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल में क्या रखेंगे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड बाय combining with the oxygen, however the different metal react with the oxygen and different temperature due to this different in their reactivity, यानी कि अलग अलग मेटल और अलग अलग मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अलग अलग उनकी जो है आपको रिएक्टिविटी दिखाई देती है। पहले मैंने देख लेंगे क्या कि सोडियम के साथ एंड पोटेशियम के साथ को जब दोनों कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो नॉर्मल टेम्परेचर टू द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड इन विच द डिजॉल्व इन द वाटर फ्रॉम द हाइड्रो ऑक्साइड। जब हम देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम को हम जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हाइड्रो ऑक्साइड जो हमें प्राप्त होती है, ठीक है। एक फार्मूला इसमें से लिख सकते हो आराम से, ठीक है। मैग्नीशियम में हम लिख दिया है Mg रिबन बर्न इनटू द एयर टू फ्रॉम द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम वाला आप फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं, लेसन 1 में था, ठीक है। 2Mg + O2 एक फार्मूला लिख देंगे, बनेगा क्या 2MgO, ठीक है। कॉपर का एक लिख देना, कॉपर यानी Cu एंड आयरन Fe कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन द हाईली टेम्परेचर। कॉपर और आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनता है, एक इसमें से लिख देना है, ठीक है। 4Cu + O2 और 2Cu2O लिख सकता हो, ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो है इतना आप लिख सकते हो, ओके।
आगे आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो आप दूसरे में क्या, रिएक्शन विद द डिग्लिट एसिड। इसमें से आप देखो इसमें 2-3 दिया है, लेकिन आप इसमें से एक भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। रिएक्शन विद द डिग्लिट ऑफ एसिड लिख सकते हो। मेटर डिलिबरेट ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिविटी विद द डिग्लिट एसिड, डिफरेंट मेटल हैव अ डिफरेंट रिएक्टिविटी इन डिग्लिट ऑक्साइड। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ज़्यादा नहीं लिखने का हो सकता। 3 दिया है, 3 नहीं लिखना है आपको, एक लिख दो बस काफ़ी है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में भी आप लिख सकते हो 2Na प्लस H2 बनेगा 2NaH, ठीक है। रिएक्शन विद द मेटल विद द वाटर, वाटर के साथ जब मेटल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, NaKCa, ठीक है। etc metals react with the water and normal temperature to the liberate of hydrogen gas, क्या बनते हैं इसमें आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल यहाँ पर सबके एक ही लिख देना, एक Na के लिख देना, एक Ca के लिख देना और एक आप K के लिख देना, ठीक है। बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी बेरोज तरीके से, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, एक आ गया, हाउ विल बी डिफरेंट बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। आपको बताने हैं मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। ये दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन है, पूछ सकता है, गिव डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन दिस बेसिस ऑफ एनी 2 फिजिकल एंड देयर 3 केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि मेटल एंड नॉन मेटल में आपके जो हैं 4 आप डिफरेंट लिख देना, वही काफ़ी है। जो आप देख लो इसमें से छोटा छोटा लगेगा आपको, वही लिखना है। मेटल जैसे कि क्या लिख सकते हैं कि metal are declit malleable and tensions, और these are the soft, हम लिख सकते हैं इसमें these are the soft। नॉन मेटल में metal have the luster, metal shining, मेटल जो होते हैं लस्टर होते हैं, शाइनिंग होते हैं। डू नॉट हैव द लस्टेड एंड डायमंड, ग्रेफाइड एंड आयोडीन आर expressions। Metal are good conductor of the heat and electricity, but basement of expression, all metal are no good conductor of electricity, keep the except of graphite। देखिए इसमें क्या दिया है, सिंपल सी बात ये दिया है कि कुछ जो मेटल होते हैं वो नॉन मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया और कार्बन गैस हो गया, ठीक है। और इसमें जो होते हैं कि कुछ जो हैं मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं भी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिया है। तो इसमें से आप 5 वर्ड लिखना, वही काफ़ी है मेटल नॉन मेटल के बारे में, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। ओके, और तो इस तरह से आपने जितने भी इसमें क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको आपने अच्छे से देखा। और एक और लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देखिए, व्हाट इज एन एलॉय, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मेशंस। अलॉय क्या होता है, देखिए अलॉय, एन अलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आपने जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 होते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है a metal which the another metal or non-metal in solder is an alloy, the lead and tin in stainless steel, solder, brass, bronze, bell, metal etc are alloy। ये सारे alloy होते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन, तो पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको। अलॉय के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, 1-2 यूज आप बता सकते हैं यहाँ पर, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फॉर इंक्रीजिंग द हार्डनेस, कहाँ हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए अलॉय का यूज किया जाता है। आयरन इज अ मिक्स्ड विद द कार्बन टू फ्रॉम द स्टेनलेस स्टील विच इज द हार्डर एंड आयरन। कॉपर इज मिक्स्ड विद द गोल्ड एंड लीड इज मिक्स्ड विद द सिल्वर टू मेक देम हार्ड, ठीक है। एंड इतना हम लिख सकते हैं, इतना काफी है, ठीक है। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के हम लोग इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। स्टील डरलियम्स एंड हार्ड as well as strong। प्रिवेंटिंग द कोरेजन्स, हम बचाव के भी प्रयोग कर सकते हैं, बचाव के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाय मेकिंग द स्टेनलेस स्टील एंड अलॉय आयरन विच डज डू नॉट गेट रस्टेड टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड के लिए भी कर सकते हैं। बेल मेटल इज अ
एंड अलॉय कॉपर एंड टीन, दोनों कॉपर टीन को मिला के हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, साउंड को। टू लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड अलॉय इज द बिस्मूथ टीन एंड लीड हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। और मिल्डिंग भी करते हैं ब्राउन्स एंड टाइप्स ऑफ मेटल फॉर चेंजिंग इन कलर में भी इसका यूज कर सकते हैं। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज इन एल एन alloy is copper, the aluminium which is the golden color। और डोमेस्टिक यूजेस में क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, alloy आर यूज्ड इन होम्स, फैक्ट्रीज, ऑफिस, इन सब में भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हो कि अक्सर जो है जितने भी आप केमिस्ट्री हैं, केमिस्ट्री के आपने अक्सर क्वेश्चन बोर्ड में नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो है हमें कहीं से भी 1% भी हमें गलती नहीं छोड़नी है। जितना हो सकता है हमको सारे के सारे जो है हमें तैयार करके ही जाना है, ठीक है, ताकि कोई भी गलती गुंजाइश ना हो। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आप मिनरल एंड ओर्स, क्या क्या होते हैं मिनरल और ओर्स में डिफरेंट क्या होते हैं। ओर्स का मतलब क्या होता है, जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं, और मिनरल में आप जानते ही हो दोज नेचुरल क्रॉसिंग द सब्सटेंस विच द कंटेंट ऑफ मेटल इन द फ्रॉम द कंपाउंड्स। और इसमें ओर्स में क्या लिखेंगे, दीज आर द मिनरल फ्रॉम विच इज द मेटल कैन बी द एक्सर्टेड द इजिली एंड द चीपली इन मैन, इसमें लिखेंगे इन मैनली ऑफ द मिनरल percentage amount of metal is a large and in some it is less. In all the ores percentage amount of the metal up enough. In some mineral they have so many impurities which can create up difficulty in the excretion of metal. Ores do not have this such the problematic impurities. All the mineral can not be the used from excreting of metal. All the mineral are not ores. All the ores can be used to excrete metals। हम ऐसा लिख सकते इसको हैं। दोनों में डिफरेंट लिखना होगा, तो आपको कम से कम 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे, डेफिनेटली हैं। 4 पॉइंट बहुत जरूरी है, उससे कम आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, अगर डिफरेंट लिखना है किसी में तो ठीक है। अब देखिए कुछ और भी है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या करना है यहाँ पर देखिए, एक्टिविटी से भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। सो विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी दैट वाटर कैन ऑक्सीजन एंड रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉम द रस्टिंग ऑफ आयरन, बताना है वो एक्टिविटी के तौर पे कि वाटर और ऑक्सीजन के जो है रस्टिंग में कैसे ये लोग ज़्यादा उसमें कारगर होते हैं, इन्हीं की वजह से होता है, ये बताना है आपको। प्रूव व्हेन द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट that oxygen by water in the necessary for rusting of iron, make the diagram भी बनाना पड़ेगा इसमें। एक्टिविटी में रिसिपिएंट का take the 3 up test of tube A B C, put the sum of iron nails in water is the test tube of A, put a few iron nails of calcium carbonate test tube C calcium carbonate and absorb the moisturizer for the surrounding in the test tube, added some the ions nails water and few drop of oil in the test tube B, remove the cork and test of A। ऐसे आपको बार बार पूरी जो विधिवत तरीके से है लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको ये पर्सनली जो बनाया है मैंने यहाँ पर, ये तीनों जो है फिगर जो दिखा रही है वो आपको बनाना पड़ेगा। कीप द टेस्ट ऑफ ट्यूब इन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द फ्यू ऑफ डेज it will the observe that the nails of test of tube A have started the rusting, but the nail of B and C do not show any rusting because the nails of put in the B do not have oxygen and nails of C do not get in by the moisturizer of water, and but the nails are kept in the test of tube A get both of the oxygen and moisturizer of water. Rusting of the iron nails in the test tube A so that the both of the oxygen and moisturizer of necessary of the rusting of the iron। ये बहुत ज़्यादा आप देखो कई बार बच्चे पूछते हैं सर इसका कोई शॉर्ट तरीका बता दो, चाहिए बता दो, वो तो देखो इससे शॉर्ट तरीके नहीं आ पाते हैं, इसको आपको डिटेल में ही लिखनी पड़ती हैं और कोई इसका उपाय नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है, डेफिनेटली पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर अलॉयज, दे आर द प्रिपेयर्स। तो अलॉयज क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है।
आप पीछे वाले क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। ओके, हाँ, तो बेटा एक लास्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ, आपको बताना है मेटेबिलिटी क्या होती है, डिक्लिटी क्या होती है, ओर्स क्या होता है, और मेटलिक लस्टर क्या होते हैं, ठीक है, और अलॉय के बारे में बताना है आपको। तो ये सारे जो हैं एक एक लाइन के लिख सकते हो, कहाँ कहाँ लिखोगे बताता हूँ कितना लिखना है आपको। जैसे आप लिख सकते हो क्या, मेटेबिलिटी को लिख सकते हो कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई वर्चुअल ऑफ द विचिंग द मेटल कैन बी द बीटन टू इनटू द सीट, इतना लिख सकते हो, काफी है। सीट विदाउट बेकिंग, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिख देना डिक्लिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज वर्चुअल of which the metal can be drawn into the thin of long wire, इतना सा लिख सकते हो, ठीक है। और उसमें लिख सकते हो आप, इतना पूरा लिख सकते हो, who is the mineral of which is the metal of excretion the easily and the probably are the called of ores, metallic luster में pure metal have the shining surface the property of, यहाँ पर शाइनिंग सरफेस तो लिख देना, काफी है, ठीक है। alloy में लिख देना एंड alloy is the homogeneous mixture metal with the another metal or non metal, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता तुमको नहीं है, एग्जाम्पल लिखने कोई आवश्यकता है नहीं, वैसे एग्जाम्पल जो है इसमें पूछा नहीं है सवाल में। अब दोस्तों हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो मोस्टली इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। हर एक डेट के साथ मैं आपके सामने सब कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप सब इन सबको देखें, पूरा देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके यहीं से आएंगे, ये तो नहीं है कि कहीं और से आएंगे। डेफिनेटली जो पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन जो है पेपर बनाते हैं हर बोर्ड वाले, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन बात करेंगे कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन ड्यू टू द विच ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है कि कार्बन के दो गुण धर्म कौन से हैं, ये भी पूछ सकता है। इनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है, ठीक है। ये आपको भी पूछ सकते, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये मॉडल पेपर दिया है, ऊपर दिया है, इसमें देखिए इंग्लिश में, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन विच लेड टू दिस हग इन नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। ये मॉडल पेपर में दिया था 2020 में, ये भी दे सकता है। और कार्बन के वह गुण लिखे जिसके कारण हमारे आसपास कार्बनिक यौगिक की बड़ी संख्या मौजूद होती है। हम इसको इंग्लिश हिंदी में दोनों में देख सकते हैं, मैं दोनों में बना दिया हूँ ताकि आप, कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, कई सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, ठीक है, ताकि दोनों का डाउट क्लियर हो सके। तो क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर द vast number of the carbon in compounds. The properties of carbon due to the which the vast of number of carbon compounds around us are following. पहला है इसमें आपका सेटिनेशंस। उसमें क्या हुआ, कार्बन हैज अ यूनिक ability to the found a bond with this other in carbon atom to from the longer molecules in carbon in this compound can be this long chain in branches chain or annular chain. This the categories of properties of carbon atoms is called the catenance. Therefore there are large number of carbon compound due to the सेटिनेशंस। तो एक सेटिनेशंस का मतलब होता है श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है, कार्बन के अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अवध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे दीर्घ अणुओं की प्राप्ति होती है। इन यौगिकों के में कार्बनों की दीर्घ संख्या सालिखित संख्या अथवा वलयाकार श्रृंखला हो सकती है। कार्बन परमाणु का वह विशिष्ट गुण श्रृंखलन कहलाता है। अतः श्रृंखलन के कारण कार्बन यौगिक की विशाल शाखा बना सकती है। अब देखो श्रृंखला का मतलब क्या होता है, एक चैन बन जाती है। कार्बन में क्या होता है कि एक चैन बन जाती है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो बार बार क्या होती है, चैन बन के एक लंबी चैन बनाती है कार्बन, ठीक है। आगे देखता है उसमें एक चीज और आ गई, उसमें आ गई है टेरा वैलेंसी। टेरा वैलेंसी क्या होती है, उसको हिंदी में चतुसंयोजक बोलते हैं। कार्बन में 4 संयोजक होती है, इसलिए
इसमें कार्बन के बाद अन्य परमाणुओं का अन्य संयोजन का तत्वों का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन के परमाणुओं के साथ संयोजन बंध बनाने की क्षमता होती है। इसके परिणाम स्वरूप विशाल संख्या में कार्बन यौगिक बनते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें कई सारे जो मेटल होते हैं उनके कार्बन बनते हैं, बहुत सारी चीज मिल के बनते हैं। ठीक है, कार्बन का हमेशा एक चयन होता है किसी न किसी से। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि कार्बन हैज़ 4 वैलेंसी होती है। कौन कौन से? देयर इट इज़ द कार्बन जो होती है बस मात्र 4 लोगों से जो है अपना कंबाइन करके वैलेंसी बनाता है। देयर फॉर दिस हैज एबिलिटी ऑफ दिस एलोक्वलेंट ऑफ बॉन्ड्स इन द 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन इन or with the atom of other element is oxygen, hydrogen, आपका नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। as a result as the large number of carbon compound are found। इन सबको बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपके कार्बन के कंपाउंड माने जाते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको देता हूँ जिसको आपको इंग्लिश में तो यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आया है ये पेपर में, 2022 के पेपर में आया है। 2022 के पेपर में ABC तीनों के तीनों सेट में आया है ये। क्या है? निम्नलिखित योगों को संरचनाएं चित्र दीजिए। इसको चित्र बनाना है आपको। ठीक है, कर ड्राउ द स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड देता हूँ, एथेनोइक एसिड, ब्रोफेनेट, बुटेन एंड हेक्सोनल। इन सब का आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। आप देख लीजिए बीच में कार्बन रहेंगे। ठीक है, जिसके साथ वो बॉन्ड हो रहा है। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ब्रोपेटेन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, अब बुटोन का भी फॉर्मूला याद चाहिए। मतलब मेन चीज़ क्या है इसकी, आपको केमिकल जो है एटॉमिक नंबर सब याद रहना चाहिए। जैसे आपका एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक इसके जो चित्र हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, ये चित्र ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है इस चैप्टर में जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन में आपको चित्र दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज होमोलॉजिक सीरीज एंड एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल देने हैं आपको और बताना है होमोलॉजिक सीरीज क्या होती है। उसको हिंदी में हम समजातीय श्रेणी क्या होती है उदाहरण के साथ समझाएं। समझाते कहते हैं होमोलॉजिक सीरीज को। ठीक है, होमोलॉजिक सीरीज क्या होती है? होमोलॉजिक सीरीज में बी डिफाइंड ऑफ फैमिली और of organic compounds having the sum of functional of group and the successive member of which the differ by CH2। The generation formula of alkyne of homogeneous series is CnH2n plus 2। The member of alkyne are methane of CH4, ethane of C2H6, propane of C3H8, butane of C4H10, pentane C5H12 और हेक्सेन C6H12 and so on। All this member of the homogeneous series have been the same functional group। They are the why are the member of the series having the similar chemical properties। सिंपल सी बात कह रहा है कि इनके सभी को जो है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये होमोलॉजिक सीरीज होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और मतलब इसमें जो होता है आपको आपको बहुत सारे जो एटम बॉन्डिंग दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको CH4 था, तो यानी कि एक यहाँ पर कार्बन कंपाउंड थे, फिर यहाँ पर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 हो गए। उसी तरह से हाइड्रोजन के भी जो कंपाउंड होंगे वो बदलते जाएंगे धीरे-धीरे। ठीक है, कह रहा है कि समाजती श्रेणी समान संरचनाओं और समान रासायनिक गुणधर्मों वाले कार्बनिक यौगिक की एक श्रेणी है जिसमें अनुक्रम यौगिक CH2 समूह द्वारा भिन्न होते हैं। समजातीय श्रेणी के विभिन्न कार्बनिक यौगिक को सजात कहते हैं। सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n plus 2 है। इस श्रेणी के सदस्य मेथेन जो होती है आपका CH4 होती है, एथेन जो होती है C2H6 होती है, प्रोपेन होती है C3H8 होती है, बुटेन होती है C4H10 होती है, पेंटेन होती है C15H12, हेक्सेन होती है C6H12 आदि होती है। समाजातीय श्रेणी सदस्य प्राथमिक समूह समान होता है, इसलिए इनके रासायनिक गुणधर्म
में अंतर नहीं होता है, यानी कि ये आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं, ठीक है, एक जैसे ही आपको दिखाई देंगे इनकी सारी संरचनाएं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैग्नीशियम मैग्नीशियम्स ऑफ दिस क्लीनिंग एक्शन ऑफ शॉप्स। शॉप्स के जो हैं यानी साबुन की सफाई प्रक्रिया क्रियाविधि समझाइए, यानी साबुन कैसे किसी भी बर्तन को साफ कर, किसी भी चीज़ को साफ कर पाता है, इसके बारे में आपको समझाने हैं, ठीक है। अगर इसको आप लिखना है तो ज़्यादा बड़ा नहीं, इसमें बहुत बड़ा दिया है आपका जो आंसर है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, ये तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप इसको आसान तरीके से भी लिख सकते हैं। शॉप आर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ऑफ सिस्टम इन क्लीनिंग, दे हैव सच दिस मॉलिक्यूल्स इन विच द हैव द टू end of different properties. One of this hydrophilic and dissolving in the water. The other and hydrophobic and the dissolving in the hydrocarbons. When the soap at the surface of water, the molecules arrange themselves of such the way of hydrophobic entails of the soap will be the not be the soluble in water, and the soap of will be against along of surface in the water with this ionic and in water of hydrocarbon tail produ- produ- producing out the water in the inside of water. These are molecules having the unique originator that keep up hydrocarbons and proton out of the water. This is achieved for the forming of cluster of molecules in which the hydrocarbon tails of the क्लस्टर। इतना भी आप लिख सकते हो, काफ़ी है, आगे नहीं लिखना है, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इतना काफ़ी है, आप इतना लिख देना। हिंदी वाले कैसे लिख सकते हैं कि साबुन की सफाई करने की विधि प्रणाली पर आधारित होती है। इनमें से ऐसे अणु अणु होते हैं जिसके दोनों सिरों के भिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में घुलनशील एक सिरे को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में विषैली एक दूसरे को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह साबुन जल की सतह पर होता है तथा इसके अणु आपस अपने को ऐसे व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयोनिक सिरा जल के भीतर होता है, जबकि हाइड्रोपूछ दूसरी छोर जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं को विशिष्ट व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना देता है। ऐसे अणुओं को हम बड़ा समूह बनाने के कारण होता है। इस हाइड्रोफोबिक पूछ क्लस्टर के भीतरी हिस्से में होता है, जबकि इसका आयनिक सिरा क्लस्टर की सतह पर होता है, ठीक है, इतना हम इसमें लिख सकते हैं, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इतना लिखना है जितना हमारे जो मार्क्स हैं एग्जाम में आ सकें, ठीक है, आगे हमें ज़्यादा उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए उस हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन जो आपके पास टीयर में आए हुए हैं, फ्लोरी फ्लोरीन F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है हमको। तो देखिए F2 पर लिख लीजिए, उसके बाद आप इससे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसमें भी कई बार जो है हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि क्या चीज़ पूछ रहा है हमसे और क्या चीज़ हमें बनाना है, ठीक है। कई सारे स्ट्रक्चर बनाने सवाल इसमें आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक क्रिया की समान जातीय श्रृंखला क्या होती है, इसके दो गुण लिखें। एल्फेन एल्फेन श्रृंखला के पहियों पहले दो सदस्यों के नाम एवं सूत्र लिखना है। तो पहले समझाती श्रेणी लिखेंगे। कार्बनिक यौगिक को हम एक ही क्रियात्मक समूह वाले रासायनिक दृष्टि से समान तथा एक ही समान सूत्र से प्रकट किए जा सकने वाले यौगिक के समूह में बांटा जा सकता है। ऐसे प्रत्येक समूह को सजातीय श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में रखे गए निकटतम दो सदस्यों के आणविक सूत्रों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है। एक सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों की समजात को कहते हैं। एक ही समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को समान विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है।
असमजातीय श्रेणी के गुण लिखना है आपको, तो लिख सकते हैं आप क्या, किसी भी समजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक ही विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है। बस एक गुण लिख दीजिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उदाहरण आप दे सकते हो थोड़ा सा। एल्केन की समजातीय श्रेणी, रासायनिक सूत्र लिख दिए इसके, सामान्य सूत्र CnH2n+2, यानी कि सदस्य हो जाएंगे इसमें आपके मेथेन हो जाएंगे, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, बुटेन हो जाएंगे। ये सारे जो हैं ये समजातीय श्रेणी के आपके जो है कहे जाते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें से अब देखिए नीचे के दिए गए चित्र में संरचना को नाम लिखिए, 1 और 2 जो अंकित किए गए हैं, इसमें आपको संरचना का नाम लिखना है। तो पहले का नाम लिखिएगा जल स्नेही सिरा, यानी कि हाइड्रोफिलिक सिरा, और दूसरे का जल विरोधी सिरा, यानी कि हाइड्रोफोबिक सिरा, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रोपेन का आणविक सूत्र लिखना है अगर तो लिख सकते हो आप। देखिए प्रोपेन का पहले फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लीजिए, ठीक है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C3H8 लिखना है आपको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे मैं बनाया वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। और प्रोपेन का आणविक सूत्र आप लिख दिया यहाँ पर, और संरचना बनाना है तो आप इसे जैसे अब मैं बना के दिखाया हूँ आपको वैसे आप बना सकते हो, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो दोस्तों आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ड्राउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन एथेन बुटेन, और इसमें बी नंबर में लिखे गए राइट द मॉलिक्यूल्स फार्मूला ऑफ बुटेन एंड ड्राउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ये लिख सकता है, ठीक है। तो मेथेन एथेन सबके अपने फार्मूले अपने दे चुके हैं, और आप इसको देखकर आप जो इसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। इस तरह से मैंने पूरी केमिस्ट्री जो है आज के इस वीडियो में मैंने ख़त्म कर दी है। तो प्लीज़ आप बार बार क्वेश्चन को देखें, लिखने की प्रैक्टिस करें, समझने की प्रैक्टिस करें, जितना हो सके आप बना के लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में वही काम आता है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जाते-जाते, कि जितना हो सके आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज़ करेंगे तो बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल होने की तो बहुत दूर की बात है, आप एक अच्छे खासे परसेंटेज ला सकते हैं। और अगर आप इतना भी क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं जितना मैंने बताया है, तो याद रखिएगा आपकी पूरी जो साइंस है उसका फ़ियर, उसका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं जल्द ही आपके सामने एक वीडियो लाना चाहता हूँ, जो बायो की भी होगी, फिजिक्स की भी होगी, ठीक है। तो सबके पार्ट वाइज वीडियो आएंगे, टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें, टोटल बायो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द लविंग सपोर्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।